गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को न्यू साझेदार यानी कि नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है और उसके लाभ हानि अनुपात कैसे हम निकाल सकते हैं, किस कंडीशन में हम नया लाभ निकालते हैं और किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अब मैं आगे के अपने वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स यानी कि जब कोई नया पार्टनर हमारे व्यापार में आता है तो हमें संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना होता है। अब ये क्यों करना रहता है कि जब भी कोई हमारे व्यापार में नया व्यक्ति आएगा तो नया व्यक्ति जब आएगा तो वो उसको ये अधिकार होता है कि वो अपनी संपत्ति और दायित्व के बारे में जाने, जिस उत्तरदायित्व जो भी उसका बनेगा उसके बारे में वो जाने। इसलिए उसको अपनी जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है कि कंपनी की बैलेंस शीट को उसको जांचने का अधिकार होता है। वो अपना प्रस्ताव इसमें रखता है। प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्व की जांच की जाएगी। पुराने साझेदारों और नए साझेदार के बीच में ये क्या होता है कि एक कंडीशंस होती हैं कि उस समय जब नया साझेदार व्यापार में आया है वो क्रेता की स्थिति में होता है और पुराने साझेदार जो होते हैं वो विक्रेता की स्थिति में होते हैं। यदि संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य पहले से अधिक हो गया है और इन्हें बढ़े हुए मूल्य पर पुस्तकों में न दिखाया जाए तो निश्चित ही की मूल्य में वृद्धि जो भी पूंजीगत लाभ होगा उसमें जो भी नया पार्टनर प्रवेश करेगा उसका हिस्सा भी होगा। ऐसी स्थिति में पुराने साझेदार नए साझेदार के प्रवेश के पूर्व संपत्ति और दायित्व का उचित मूल्यांकन करना पसंद करते हैं। इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है वो एक प्रकार का नाम मात्र का खाता होता है। इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो समायोजन होते हैं, यानी कि कभी कंडीशन ये होती है कि उस समय किसी भी संपत्ति का जो पुस्तकीय मूल्य होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। संपत्ति का मूल्य कम ज़्यादा हो सकता है, दायित्व हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका मूल्यांकन करने के लिए जो खाता हमारी पुस्तकों में बनाया जाता है उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो होता है हमें एंट्रियां करनी रहती है कुछ और अकाउंट्स बनाने रहते हैं। इसके लिए हमारी संपत्ति और दायित्व में जो भी कमी आती है उसे हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारी संपत्ति में किसी भी प्रकार की कमी अगर होती है या दायित्व में किसी प्रकार की वृद्धि होती है या कोई भी संचिति बनाई जाती है तो सार्थ को इससे हानि होती है, यानी कि हमारी कंपनी को उससे क्या हो रही है, हानि हो रही है। और इस हानि को पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट की तरफ दर्शाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको 11 क्लासेस में बताया था कि जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट साइड होते हैं। उसी प्रकार से हमारी कंपनी में हमारी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी संपत्ति का मूल्य कम अगर होता है या दायित्व का मूल्य बढ़ता है या कोई भी संचिति जब हम बनाते हैं तो हमारी सार्थ को उसका नुकसान हो रहा है, उससे हानि हो रही है, तो इसको हम डेबिट के साइड दर्शाएंगे। इसी प्रकार से जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, दायित्व में किसी प्रकार की कमी होगी या कोई संचिति में लाभ होगा, यानी कि कोई रिजर्व जब हम बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे फर्म को उसका लाभ होता है। तो इस लाभ को हम क्या करेंगे, क्रेडिट के साइड दर्शाते हैं। और इस प्रकार जो भी लाभ या हानि हमारे पास आता है डेबिट क्रेडिट का टोटल लगाते हैं तो जो भी हमारे पास बैलेंस बचेगा वो जो भी लाभ होता है या जो भी हानि होती है वो पुराने पार्टनरों को उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये पुनर्मूल्यांकन खाते की विधि होती है। अब इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आती है बनाने को। सबसे पहले संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर क्या एंट्री की जाएगी, असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी असेट्स हमारी डेबिट साइड होगी अपने अपने नाम से असेट्स आएंगी यहाँ पर। तो जो भी असेट्स के मूल्य में अगर कमी होती है, अगर किसी प्रकार की असेट्स क्या होती है कम होती है या बढ़ती है तो वो डेबिट साइड जब आएगी तो उसको असेट्स अकाउंट डेबिट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर इसकी अपोजिट एंट्री की जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को उस समय डेबिट किया जाएगा और असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। दायित्व में कमी आने पर
लायबिलिटी को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। दायित्व में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है और लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने पर जो होता है, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पुनर्मूल्यांकन पे लाभ होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर को के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये हमारा जो होता है पुनर्मूल्यांकन की दशा में लेखा कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। अब इसमें हमारे पास एक अकाउंट और होता है जिसे हम बोलते हैं, इसका एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हमको उसको डेबिट क्रेडिट के नियमों को समझाना। कैसे समझ सकते हैं? दायित्व के मूल्य में कमी डेबिट होगी क्योंकि ये हमारी हानि है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि ये हमारी हानि है। संचिति में वृद्धि ये हमारी हानि है। अपेक्षित छूटे हुए दायित्व को हिसाब में लेना ये भी हमारी हानि होती है। और लाभ जो होते हैं वो हमारे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, संचिति में कमी और अपेक्षित या छूटी हुई संपत्तियों को हिसाब में लेना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के योगों का अंतर जब हम निकालेंगे तो डेबिट में अगर योग अधिक होता है तो अंतर की राशि जो होती है वो क्रेडिट होगी और जो कि हमारी हानि होती है। और पुराने पार्टनरों को पुराने अनुपात में उसको बांट देते हैं और इसे फिर हम क्या करते हैं कि उसके कैपिटल अकाउंट में या चालू खाते में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर डेबिट पक्ष का योग अधिक होगा और क्रेडिट का टोटल कम होगा तो ये हमारे फर्म का लाभ होता है। एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में इस प्रकार से आपको करना रहेगा। जैसे एक्स वाई 3:1 के अनुपात में पार्टनर हैं और वो किसी लाभ को किसी फर्म में पार्टनर है। जेड को ने 1/5 हिस्सा लेकर साझेदार बनाया। जेड के प्रवेश पर फर्म की संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया है। 12,000 रुपये की मशीन पर 15% हाथ लगाना है। तो डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं किसी भी असेट्स के ऊपर तो इससे क्या होता है, संपत्ति का मूल्य कम होता है। अब जब संपत्ति का मूल्य कम होगा तो वो कहाँ होगा, जैसा कि मैंने अभी आपके इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताया रिवैल्यूएशन के, कि जब भी हमारे किसी असेट्स में कमी होगी तो ये फर्म की हानि होती है। तो हानि कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी। उसके बाद पुस्तकों में स्टॉक का मूल्य 6,000 रुपये था जिसे 7,500 रुपये कर दिया गया है। तो इसमें हमने क्या करा, स्टॉक की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया है। अब जब स्टॉक की वैल्यूएशन को बढ़ाया है तो ये हमारा क्या हो गया, फर्म का लाभ हो गया। लाभ कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय स्टॉक करके जो हमारी बढ़ी हुई कीमत है वो उसमें आ जाएगी 1,500 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 8,000 रुपये के देनदारों पर 10% की संचिति बनाना है। मतलब जो 8,000 रुपये के देनदार हैं उनसे अब हमको 10% पैसा नहीं मिलेगा, वो डूब जाएगा। तो डूबेगा तो वो हमारी हानि हो गई। तो वो क्या हो गया हमारा, टू रिजर्व फॉर बैड डेट। उसके बाद 5,000 के लेनदारों पर 6% प्राप्त कटौती संचय बनाना। तो इसमें हमें क्या हो रहा है, इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अब हमें 6% अमाउंट उनको कम देना है। क्रेडिटर जो हमारे रहेंगे उनको 6% अमाउंट कम देना है। तो वो कहाँ आएंगे, बाय साइड बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसी प्रकार से 2,000 रुपये मूल्य का अपेक्षित फर्नीचर हिसाब में लेना है। अब 2,000 रुपये का जो हमने हिसाब में फर्नीचर नहीं लिखा है उस फर्नीचर को हमको हिसाब में लिखना है। तो इससे असेट्स का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो बाय में आ जाएगा, बाय फर्नीचर करके। अब जिसका भी टोटल बड़ा होगा, जैसे क्रेडिट साइड का टोटल अभी हमारा बड़ा आ रहा है वो घटाकर डेबिट के टोटल को हम माइनस कर देंगे। तो हमारा जो भी आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है और वो पार्टनरों को उनके रेशियो में बांट दिया जाता है। जैसे 1,200 रुपये आए हैं, अंतर की राशि 1,200 रुपये है, 1,200 रुपये को 3:1 के रेशियो में आपको एक्स वाई को बांटना रहता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम उसके 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1,200 को पहले 4 से डिवाइड करके 3:1 से मल्टीप्लाई करके उसको एक्स वाई के अकाउंट में लिख दिया जाता है। अब एक कंडीशन हमारे पास आती है, लाभ हानि पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में एक चीज़ और आती है, मेमोरेंडम अकाउंट। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेमोरेंडम अकाउंट्स आते हैं, रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम अकाउंट।
यानी कि पुराने पार्टनर क्या करते हैं कि कभी कभी कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि कोई भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं नए पार्टनर को एडमिट करने पर। लेकिन नया पार्टनर अगर चाहे कि मुझे सारी पुरानी संपत्ति ही चाहिए पुराने मूल्य पर, तो उसको वापस से हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम अकाउंट्स कहलाता है। अब जब एक नया पार्टनर हमारे व्यापार में आता है तो हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। सबसे पहली परेशानी हमारे पास होती है कि कुछ हमको एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं, यानी कि साझेदार की पूंजी की रकम हमें दी रहती है। मतलब जब हमारे पास नया पार्टनर व्यापार में आता है तो वो क्या करता है कि उसकी कैपिटल हमको दी रहती है या उसकी गुडविल हमें दी रहती है। तो इस केस में हमें सिर्फ नया अनुपात निकालना रहता है और कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि यथेष्ट पूंजी निकालना पड़ती है, यानी कि जब नया पार्टनर जो आएगा वो कितनी पूंजी लेकर आएगा इस इसका हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पुराने पार्टनरों की पूंजी को एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके लाभांश के अनुपात में ही नया व्यक्ति पूंजी लेकर आता है। इसी प्रकार से अब नए पार्टनर की नई पूंजी एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो पुराने पार्टनर है उसकी पूंजी को के अनुपात में नए पार्टनर की कैपिटल निकालना होती है। तो ये आप लोगों के कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के टॉपिक थे। अब आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में ये रहेगा कि आप लोग इसके एग्ज़ाम्पल के सवाल कर कर देखें, और अगर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट में वो प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।